तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर की बाय चांस लिंक नहीं लग रही है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप पहले पिछला लेक्चर जो है वहाँ पे जाएं आप, और उसके आखिरी के 2 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट जो है ना वो आप देख लें पहले, फिर आप ये वीडियो शुरू करें। तो आपको जो है लिंक लग जाएगी और आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा। तो आखिरी लेक्चर में, मतलब पिछले लेक्चर के जो आखिरी हिस्सा है उसमें हम बात कर रहे थे मोशनल ईएमएफ की, और मैंने आपको ये डायग्राम भी निकाल के बताया था। और मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट्स कि जब भी हम किसी कंडक्टर को, वो कोई रॉड हो सकता है, वो कोई वायर हो सकता है, तो मान लीजिए ये कोई रॉड है ना, और उसको अगर हम किसी वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से मान लीजिए किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मूव करते हैं तो उसके दोनों एंड्स के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? मोशनल ईएमएफ। इसकी चर्चा हमने की थी अपने लास्ट लेक्चर में, ठीक है, और जिसका मैग्नीट्यूड ये होता है BLV, और ये आपको डिराइव भी करके दिया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अभी ये जो मोशनल ईएमएफ है ये क्यों इंड्यूस होता है, इसको थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सपोज़ ये जो कंडक्टर है, ये जो रॉड है, इसको मैं अलग से ड्रॉ करता हूँ, इस वायर को, उस वायर को मैं अलग से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो ये सपोज़ हमारा वायर है, ठीक है। और अभी जाहिर सी बात है इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मैं कोई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाता हूँ। और अब क्या हो रहा है कि इस वायर को मैं v वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इस वायर को मैं v वेलोसिटी से आगे मूव करूँगा तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो भी v वेलोसिटी से आगे मूव होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन भी v वेलोसिटी से आगे मूव करेगा। अब ये जो पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? इनटू द प्लेन है, ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमें पता है कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में मूव करता है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है Fm, वो क्या होता है? Q इंटू V क्रॉस B होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे करें डियर स्टूडेंट्स, अच्छा इलेक्ट्रॉन है यहाँ, तो हमारा चार्ज्ड पार्टिकल कौन है? हमारा चार्ज्ड पार्टिकल तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करूँ तो वो कुछ ऐसा हो जाता है -E इंटू V क्रॉस B। ये इलेक्ट्रॉन के लिए इस तरह से हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इस मैग्नेटिक फोर्स की अगर हम डायरेक्शन निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? पहले V क्रॉस B करते हैं और फिर V क्रॉस B का उल्टा डायरेक्शन हमें लेना होगा, ठीक है। तो आइए इस डायग्राम में, तो जब हम करेंगे V क्रॉस B, V के अलॉन्ग फिंगर्स, B की तरफ पाम, तो V क्रॉस B आएगा ऊपर, पर हमें लेना होगा नीचे। तो हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है डिस्टेंस, वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर किधर लग रहा होगा? नीचे की ओर लग रहा होगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है वो नीचे की ओर है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स ऐसे ही लग रहा होगा, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे नीचे जमा होने लग जाएंगे, क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है तो वो नीचे मूव होने शुरू कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स नीचे जमा होना शुरू हो जाएंगे, और जो हमारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, जो आयंस हैं, वो ऊपर जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो इसके वजह से दोनों एंड्स के अक्रॉस, ये जो दोनों एंड्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो इस एंड और इस एंड के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा डिस्टेंस, और इसी को तो हम इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ का हमने नाम दिया है। और अगर इसकी लेंथ L है, इस वायर की लेंथ L है, और अगर ये वायर जो है वो v वेलोसिटी से अगर आगे मूव हो रहा है, तो इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका ये फार्मूला होता है डिस्टेंस B इंटू L इंटू V, ठीक है। और इसका मतलब है कि वो जो वायर है, यानी कि जो आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा है, तो ये वायर जो है वो एक सेल के जैसा बिहेव करेगा। किसके जैसा बिहेव करेगा? एक सेल के जैसा। सच दैट मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ डिस्टेंस, मतलब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि भाई ऊपर हायर पोटेंशियल और नीचे लोअर पोटेंशियल है, तो उसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप ये रेड वाले डायग्राम में देखिए, अगर मैंने इसके अक्रॉस एक रेजिस्टर ऐसा कनेक्ट कर दिया है, तो फिर ये एक ईएमएफ का सोर्स बन जाएगा, सच दैट ऊपर हायर पोटेंशियल है और नीचे लोअर पोटेंशियल है, और इस सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाएगा कुछ इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स। इसको इंड्यूस्ड करंट हम बोलेंगे।
अगर ये रेजिस्टेंस R हमने लिया है तो इस तरह से करंट वहाँ पे फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा मोशनल ईएमएफ है जिसको हम बोल रहे हैं BLV। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हमको ध्यान में रखना है। इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस में लेने वाला हूँ, उन क्वेश्चंस में भी मैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँगा। ठीक है, तो इसके पहले कि हम आगे बढ़ें मैं चाहूँगा स्टूडेंट्स कि आप पॉज करके ये कॉपी कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने ये कॉपी कर लिया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं सवालों की ओर। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स ये सवाल। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये सवाल पढ़ सकते हैं एक बार, है ना। थोड़ा लंबा सवाल है, आइए देखते हैं क्या हो रहा है। अ स्क्वायर मेटल वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 1 ओम, यानी ये जो आपको स्क्वायर लूप दिख रहा है इसको उसने स्क्वायर लूप बोला है। अब देखने में वो स्क्वायर नहीं लग रहा पर उसने स्क्वायर माना है उसको। ठीक है, जिसकी साइड की लंबाई उसने 10 सेंटीमीटर बोली है। तो मैं ना यहाँ लिख देता हूँ L इज़ नथिंग बट 10 सेंटीमीटर। और वो जो आपको जो ये लूप दिख रहा है इस लूप का रेजिस्टेंस भी उसने दिया हुआ है और इसका रेजिस्टेंस उसने दिया है 1 ओम। तो इसको मैं क्या करता हूँ R1 बोल देता हूँ जो कि है 1 ओम। ठीक है, तो उसने बोला है कि इज़ मूव्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी V0, जो कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। ये कांस्टेंट वेलोसिटी V0 से उसको मूव किया जा रहा है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B इज इक्वल टू 2 टेस्ला, 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर यानी 2 टेस्ला। तो ये जो आपको इस इलाके पे जो मैग्नेटिक फील्ड नज़र आ रही है इनटू द प्लेन नज़र आ रही है क्रॉस, है ना। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमको दिया हुआ है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलो या 2 टेस्ला बोलो, बात एक ही। ठीक है, आगे उसने बोला है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप एंड डायरेक्टेड इनटू द पेपर, वो तो हमें दिख ही रहा है। और फिर उसने बोला है कि द लूप इज़ कनेक्टेड टू द नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ वैल्यू 3 ओम, और वो भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो लूप है इस लूप को इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया गया है, जहाँ पर ये इस तरह से एक नेटवर्क बना हुआ है। हर एक रेजिस्टेंस जो है वहाँ पे 3 ओम का है। ठीक है, ओके जी। आगे क्या बोला उसने कि द रेजिस्टेंस ऑफ द लीड वायर्स इज़ नेग्लिजिबल। लीड वायर्स यानी कौन से वायर्स बोल रहा है मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये लीड वायर्स मतलब देखिए यहाँ से लेकर के ये वाला और यहाँ से लेकर के ये वाला, ये लीड वायर्स हैं। तो ये लीड वायर्स का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, नेग्लिजिबल माना है उसने, है ना। तो यानी रेजिस्टेंस किसका है, सिर्फ रेजिस्टेंस सिर्फ इस लूप का है और इस लूप का रेजिस्टेंस उसने हमको 1 ओम दिया हुआ है। और किसका रेजिस्टेंस है, और ये जो 3 ओम वाले जितने भी लगे हैं यहाँ पे 3 ओम वाले, उन सब का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जो यहाँ दिया हुआ है। आगे उसने बोला कि द स्पीड ऑफ द लूप सो एज टू हैव अ स्टेडी करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर इन द लूप इज़, यानी वो चाहता है कि उस लूप के अंदर जो भी करंट फ्लो हो रहा हो, यानी यहाँ जो भी करंट फ्लो होगा डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए वो करंट आई है, तो वो करंट वो कितना फ्लो करवाना चाहता है, 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो करवाना चाहता है। तो उसका कहना है कि 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो करवाने के लिए किस स्पीड से उस लूप को मूव किया जाए, यानी वो V0 की वैल्यू उसने हमसे पूछी है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ आई हमको बोला है 1 मिली एम्पियर और उसने V0 की वैल्यू हमें वहाँ निकालने के लिए बोली है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। तो एक तो हमें मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला पता है, वो फॉर्मूला है E इज़ इक्वल टू BLV। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर हमको करंट दिया हुआ है तो करंट से हमें ईएमएफ मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए करंट हमें गिवन है ना, और हमें तो पता है, हमें क्या पता है, आइए देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें तो पता है कि I इज़ इक्वल टू E अपॉन R, यानी I इज़ इक्वल टू V अपॉन R होता है ना। तो वैसे ही I इज़ इक्वल टू E अपॉन ये टोटल रेजिस्टेंस है R। ठीक है, अब इसमें हमें I दिया हुआ है और ये R भी हमें पता है, तो यहाँ से हमें रिक्वायर्ड E मिल जाएगा। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए I कितना है, देखिए या मैं ऐसे लिख रहा हूँ E इज़ इक्वल टू IR, इसको पहले ऐसे लिख देता हूँ मैं। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो हमारा जो I है वो कितना है, I 1 मिली एम्पियर है, तो उसको 1 × 10⁻³ रख रहा हूँ मैं।
और हमारा आर कितना है, आर देखिए, आर के लिए हमें कौन से रेजिस्टेंसेस लेने पड़ेंगे। एक तो हमें इस लूप का रेजिस्टेंस लेना होगा जो कि हमको दिया हुआ है 1 ओम, प्लस अभी इसका रेजिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करें डिस्टेंस, तो आप देखिए ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये एक बैलेंस्ड ब्रिज है। तो क्योंकि ये ब्रिज बैलेंस्ड है तो भैया ये 3 ओम को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी ये बीच वाला जो 3 ओम है यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि ये वाले दोनों 3 ओम सीरीज़ में और ये दोनों सीरीज़ में, यानी 6 ओम एंड 6 ओम पैरेलल में हो जाएंगे, इधर 6 और इधर 6, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो वो हो जाएगा 6 × 6 अपॉन 6 + 6 R1 × R2 अपॉन R1 + R2, ये पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है, वो हम यहाँ पे लेंगे। तो आइए फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1 × 10⁻³ इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 36 अपॉन 12, जो कि हो जाएगा डिस्टेंस 1 + 3 विच इज़ 4। तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा 4 × 10⁻³ तो ये ई की वैल्यू आ जाएगी, ई आ जाएगा हमारा 4 × 10⁻³ वोल्ट। इतना ईएमएफ हमें चाहिए उस सर्किट के अंदर ताकि हम 1 मिली एम्पियर करंट वहाँ फ्लो करवा सके। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए हमारे पास हमारा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, ये मोशनल ईएमएफ वाला फॉर्मूला BLV, वहाँ हम ईएमएफ की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो E = BLV मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो हमें ना यहाँ पे देखिए E पता है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी हमें पता है, और वो लेंथ भी हमें पता है। हमें किसका लेंथ चाहिए, इस वाले का लेंथ चाहिए, क्योंकि सिर्फ वही है जो काट रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, क्योंकि ये वाली जो पोर्शंस हैं वो बीच में से होते हुए निकल जा रहे हैं, वो कट नहीं कर रहे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो इस अकेले के वजह से ही वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है बेसिकली, अगर देखा जाए तो चलिए बस हम एंजॉय करते हैं डिफरेंस, वैल्यू पुट करते हैं। पहले मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको मॉडिफाई करके मैं लिखता हूँ यहाँ पर v हमें निकालना है, बेसिकली वेलोसिटी निकालना है। तो वो हो जाएगा E/BL, और अब वैल्यूज़ पुट कर देते हो। E हमारे पास है 4 × 10⁻³ अपॉन BL, तो B कितना है, B है 2 टेस्ला, और L कितना है, L है 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻² कर दीजिए आप। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 2 × 2 = 4 कट गया, और ये नीचे कितना होगा, नीचे होगा 10⁻⁻1, जो कि ऊपर जाके 10⁻+1 बन जाएगा। तो हो जाएगा 2 × 10⁻², 2 × 10⁻², दैट इज़ आवर आंसर, 2 × 10⁻², यानी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 2 × 10⁻² मीटर पर सेकंड। इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटू 100 कर दीजिए, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से हमको उस लूप को बाहर खींचना होगा, तब जाके हमारा जो है कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, हमारा भैया इतना ईएमएफ वहाँ इंड्यूस होगा, और जिसके वजह से जो है इतना करंट उस सर्किट में फ़्लो हो पाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आई होगी। डिस्टेंस मैं चाहूँगा कि पहले आप वीडियो को पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लें, ये वाला पेज, और एक बार ये वाला पेज कॉपी डाउन हो जाए तो फिर आप ये भी कॉपी डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। तो चलिए अब हम देख रहे हैं अपना अगला सवाल, पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या बोला उसने डिस्टेंस कि एज शोन इन द फिगर अ मेटल रॉड मेक्स कॉन्टैक्ट विथ अ पार्शियल सर्किट and completes the circuit. Metal rod makes contact with a partial circuit and completes the circuit. यानी वो कौन है भाई, वो मेटल रॉड। देखिए इस मेटल रॉड की बात हो रही है, ये वो मेटल रॉड है जो सर्किट में आके जुड़ रहा है, जिससे सर्किट कंप्लीट हो रही है। सर्किट कंप्लीट कैसे हो रही है, ये देखिए, ये ऐसा ये लूप बन गया ना, तो यहाँ सर्किट क्या हो रही है, कंप्लीट हो जा रही है उसके वजह से। ठीक है, वो नहीं रहता तो सर्किट ओपन रहती। अच्छा, तो फिर आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। फिर आगे उसने बोला है कि द सर्किट एरिया इज़ परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड विथ B = 0.15 टेस्ला, और वो तो हमें यहाँ पे
दिख ही रहा है, यहाँ उसने लिखा भी है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इज़ इनटू द प्लेन, क्योंकि वो क्रॉस वहाँ पे बना हुआ है, क्रॉस क्रॉस है ना। अच्छा, उसके बाद क्या बोला उसने कि इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द टोटल सर्किट इज़ 3 ओम, जो भी सर्किट हमको दिख रहा है, इस सर्किट, ये जो क्लोज लूप है, इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है उसने हमको बोला हुआ है 3 ओम। तो फिर क्या बोला उसने आगे कि द फोर्स नीडेड टू मूव द रॉड एज इंडिकेटेड विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड विल बी इक्वल टू, ठीक है। तो कितने स्पीड से उसको मूव कराना है उस रॉड को, 2 मीटर पर सेकेंड से उसको मूव कराना है, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर उसने डायग्राम में तो उसने स्पीड 20 लिखी है, और यहाँ पर उसने क्वेश्चन में 2 बोला है, तो हम क्या करें, तो चलिए हम 2 लेके सॉल्व करते हैं। इस 20 में से ये 0 हटा दीजिए, आप सिर्फ 2 ले लीजिए उसको, ठीक है। अच्छा, ओके, वेरी नाइस। तो अभी जो भी डेटा है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है चलिए देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का पहले मैग्नीट्यूड हमको दिया हुआ है, वो हम लिख लेते हैं 0.15 टेस्ला, और क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस टोटल सर्किट 3 ओम। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रेजिस्टेंस, हमको अलग से डायग्राम में भी दिया हुआ है। तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट का जो है वो है 3 ओम। द फोर्स नीडेड टू मूव द रॉड एज इंडिकेटेड विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे स्पीड भी हमको दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड का। फोर्स नीडेड पूछा है, फोर्स नीडेड, ठीक है। ओके डिस्टेंस, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फोर्स कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, आपको अगर याद नहीं है तो मैं चाहूँगा कि आप पलटाएँ डिस्टेंस पेजेस, अपने नोट्स के पेजेस पलटाएँ, और वहाँ पे देखें कि जो ये जो अपना कंडक्टर है जिसको हम मूव कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को काट रहा है। काटने की वजह से उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, BLV है ना, ये बताया था ना भाई। हाँ देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ बताया था कि ये जो कंडक्टर है, ये जो हमारा वायर है, ये रॉड है, वो अगर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, तो फिर उसके पोटेंशियल डिफरेंस से उसके एंड्स के अक्रॉस इंड्यूस हो जाता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, BLV बोलते हैं, है ना। तो वो तो एक पावर सोर्स की तरह बिहेव करने लगेगा, एक बात तो ये है। तो यहाँ पे वो कौन है, ये वो रॉड है जो काटते हुए आगे बढ़ रहा है, और ये एक EMF का सोर्स क्रिएट कर देगा, है ना। कितना EMF वहाँ पे क्रिएट होगा वो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। वो EMF होगा डिस्टेंस E = BLV, ठीक है। इतना EMF वहाँ पे क्रिएट होगा। इसमें हमको मैग्नेटिक फील्ड पता है, उसका लेंथ पता है, और उसकी वेलोसिटी भी पता है, तो हम यहाँ से EMF फाइंड आउट कर सकते हैं। EMF मिल गया तो हमें करंट भी मिल जाएगा, क्योंकि करंट हमें पता है, सर्किट के अंदर जो भी करंट फ्लो होता है, वो करंट देखिए ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव है। तो बेसिकली ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, तो करंट कैसा फ्लो होगा भाई, इस तरह से फ्लो होगा करंट, ठीक है। ये हमारा करंट होगा, तो करंट भी हमें मिल गया। करंट इज़ E/R। तो E हमारा क्या है, E तो हमारा BLV है अपॉन R। अब यहाँ रेजिस्टेंस भी तो हमें पता ही है, और EMF भी हमें पता है, तो सब कुछ पता है, तो करंट भी हमें यहाँ से मिल जाएगा। करंट ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट। बट व्हाट अबाउट द फोर्स। अब देखिए, किसी भी करंट कैरिंग वायर को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं, तो हमको पता है कि अगर ये करंट कैरिंग वायर जैसा बिहेव करने लगती है, एक बार करंट फ्लो होना शुरू हो गया, तो ये करंट कैरिंग वायर जैसा बिहेव करेगा। और हमें पता है कि करंट कैरिंग वायर को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में हम रखते हैं, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स होता है डिस्टेंस ILB sin थीटा। sin 90 यहाँ 1 है, तो बेसिकली F = ILB है, और यही फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, ये जो फोर्स हमें फाइंड आउट करना है ना, वो बेसिकली ये फोर्स है। और वो आखिरी लाइन आप चाहें तो पढ़ लें, आपको यकीन हो जाएगा कि क्या निकालना है। द फोर्स नीडेड टू मूव द रॉड एज इंडिकेटेड विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ इतना, ठीक है। तो देखिए, मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर किधर लग रहा होगा, इस रॉड के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा होगा, और हमें फोर्स किधर लगाना है, हमें फोर्स इधर लगाना है, उतना ही फोर्स लगाना है, इक्वल एंड ऑपोजिट, ताकि वहाँ डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए। जितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, इतना मतलब है ना, हाँ, उतना ही हमें भी इधर लगाना है। तो मतलब बेसिकली हमें निकालना क्या है, बस हमें यही निकालना है, ILB निकालना है, ठीक। ओके जी, तो ऑल सेड एंड डन, नाउ वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज़ ऑफ करंट। तो करंट क्या है, करंट तो BLV/R है, जो मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पुट किया है, ठीक है, इंटू L इंटू B, दैट्स इट। और ये इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, B² × L²,
इंटू वी अपॉन आर, अपॉन आर है। तो चलिए अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो b का स्क्वायर यानी b क्या है 0.15 है, तो 15 15 225 सीधा लिख देता हूँ मैं। 0.15 का स्क्वायर 225 होगा, 225 और 4 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना होगा, यानी कि एक ज़ीरो लेके यहाँ पॉइंट ले लो, 0.0225, ठीक है। इनटू l का स्क्वायर, लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर लंबाई है, ये देखिए डायग्राम में ही दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो ये 50 इंटू 10 का पावर -2, इसको भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर इंटू वेलोसिटी 2 है ना, अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम है, तो यहाँ 3 रख देते हैं, ठीक है। बस अभी से सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ से डेसिमल हटा लो, तो नीचे 10 का पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये 5 2 7 और 2 9, तो ये 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 से कट कर देते हैं। तो ये 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15, 75 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको आगे क्या लिख सकते हैं देखते हैं। तो ये 75 एंड 75 इंटू 2 इज़ व्हाट 150। तो ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ 150 इंटू 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना होगा 5 5 सा 25 और 2 ज़ीरो दे दो यहाँ पे, इंटू 10 का पावर -4, क्योंकि ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा ना, अपॉन 10 का पावर 4, ठीक है। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर लें। अब इसके आगे मैं नहीं सॉल्व करूँगा डिस्टेंस, अब आप सॉल्व करें इसके आगे, ठीक है। आप 25 इंटू 15 कर लें, आगे सॉल्व कर लें, और जो भी आंसर आएगा वो हमारा न्यूटन में आएगा, क्योंकि सब कुछ हमने ऐसा यूनिट में पुट किया है। तो अब आगे का आप सॉल्व कर लो और मुझे आंसर बता दो कितना आ रहा है आपका, है ना। तो बस मेथड और जो कॉन्सेप्ट है वो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बाई चांस अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो पहले तो आप फिर भी कॉपी कर लो जितना हो सके उतना, और फिर जो है आप उस नोट्स का मुझे फ़ोटो भेजो, कौन सा स्टेप आपको नहीं समझ में आप बता सकते हो। नो डाउट कि ये क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हैं, ये एक बार में समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, मैं मानता हूँ। पर आप कोशिश करें डिस्टेंस, कोशिश करें जितना आप समझ सकते हैं उतना समझने की कोशिश करें। और अगर बाई चांस कोई स्टेप नहीं समझ में आ रही है तो आप वो पूछेंगे मुझसे। मेरी कोशिश तो यही है कि मैं जितना आराम से ये पढ़ा सकूँ, जितना स्लोली पढ़ा सकूँ, उतना मैं स्लो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको हर एक बात समझ आ जाए। क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में थोड़ा एक डिफ़िकल्ट चैप्टर है। इसमें बहुत सारे डायरेक्शंस और पुराने फार्मूला, जैसे कि अब देखिए ना आप, ये फार्मूला कहाँ से उठ के आ गया है ना, गड़े मुर्दे की तरह वो उठ के आ गया है ना। जबकि ये फार्मूला तो हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, लेकिन वो यहाँ आ गया है। तो ये आते रहेंगे स्टूडेंट्स, ये फार्मूला आपको हर जगह परेशान करते रहेंगे। पूरा एक सेक्शन है ना, तो ये सारे इंटर रिलेटेड हैं आपस में। तो अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं अच्छे से, और मैग्नेटिज्म के वीडियोज़ नहीं देखे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के नहीं देखे, तो फिर यहाँ पे थोड़ी दिक्कत तो होगी ही आपको। तो जिन बच्चों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के वीडियोज़ नहीं देखे हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के वीडियोज़ देखिए पूरे अच्छे से, नोट्स वोट्स बनाइए उसके। और अगर देखा हुआ है ऑलरेडी तो बस एक बार नोट्स पलटा के एक बार गो थ्रू कर लीजिए सारे फार्मूला, उसके बाद ही फिर आप यहाँ इसको पढ़िए ट्यूशन्स, तभी आपको लिंक लगेगी, तभी आपको बातें समझ में आएंगी, आप रिलेट कर पाएंगे, वरना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, सब व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है ट्यूशन्स, तो फिर मैं इतना यहाँ पे बस करता हूँ। आप पहले यहाँ तक कॉपी कर लो और इसको आगे सॉल्व करना, आंसर लाना आप, है ना। ओके, तो डियर फ्रेंड्स अगला टॉपिक जो हम देख रहे हैं उसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ इन अ रोटेटिंग बार। अब ये मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग बार क्या होता है कि देखिए, अब तक तो हम देख रहे थे कि बार जो है वो ट्रांसलेशन परफॉर्म कर रहा था, जैसे मान लीजिए यही वाला केस था, तो यहाँ बार ट्रांसलेशन परफॉर्म कर रहा था, यानी आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन में वो मूव कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड को काटता हुआ वो आगे बढ़ रहा था। यहाँ ले लीजिए, या आप ये एग्जांपल भी ले सकते हैं, यहाँ भी वो जो बार है, वो जो रॉड है या जो वायर है, वो स्ट्रेट मूव कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड को काटता हुआ आगे बढ़ रहा था। तो उसके दोनों एंड्स के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ था उसी को हमने मोशनल ईएमएफ बोला था, और जिसका फार्मूला हमने पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स BLV। ठीक है,
तो अब जो है हम देख रहे हैं, अगर कोई रॉड जो है वो, ये रॉड भी हो सकता है, ये कोई वायर भी हो सकता है, इसको अगर हम रोटेट करें तो फिर क्या होगा, तो उसके दोनों एंड्स के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उस ईएमएफ की क्या वैल्यू होगी वो हम देखेंगे इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एक एंड को हम फिक्स कर देते हैं, तो ये जो नीचे वाला एंड है उसको हमने फिक्स कर दिया है और उस एंड के अबाउट हम इसको रोटेट कर रहे हैं एक ओमेगा से, सच दैट यहाँ पे जो ओमेगा है डियर स्टूडेंट्स वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से हम उसको रोटेट कर रहे हैं इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है बेसिकली इस पॉइंट को हम पिवट भी बोल सकते हैं। पिवट मतलब एक फिक्स पॉइंट जिसके अबाउट, या फिक्स्ड एक्सिस जिसके अबाउट हम उसको घुमा रहे हैं। ठीक है, कांस्टेंट ओमेगा से घुमा रहे हैं। तो अब यहाँ पर डिफरेंस हम ऐसा मान लेते हैं कि इस रॉड की जो टोटल लंबाई है, जो इस रॉड की टोटल लेंथ है उसको मैं बोल देता हूँ L। तो जो टोटल लेंथ है रॉड की, ये मान लीजिए रॉड की टोटल लेंथ है, तो इस टोटल लेंथ को मैं क्या बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ L। ठीक है, L लेंथ का रॉड है ये मान लीजिए। और फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट चूज़ करते हैं और वो एलिमेंट हम इस तरह से चूज़ कर रहे हैं। कहीं पर भी हम वो एलिमेंट ले सकते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा एलिमेंट मैंने चूज़ किया, ये छोटा सा एलिमेंट है जिसकी लेंथ को, जिसकी लंबाई को, छोटी सी जो लंबाई है उसकी, उस लंबाई को मैं बोल देता हूँ dr। तो इसकी लंबाई को मैं बोल रहा हूँ dr, छोटी सी लंबाई। और इस एलिमेंट की जो एक्सिस से दूरी है ना, इस एलिमेंट की हमारे जो पिवट से दूरी है, जो एक्सिस से दूरी है, उस दूरी को मैं बोल देता हूँ r। ठीक है, तो ये जो दूरी है इस दूरी को मैं बोल दे रहा हूँ स्मॉल r। ठीक है, ये उस एलिमेंट की दूरी है हमारे पिवट से। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो वो जो हमारा एलिमेंट है उस एलिमेंट की कुछ तो वेलोसिटी होगी, है ना, और उसकी वेलोसिटी को हम किस तरह से शो कर सकते हैं तो वो मैं आपको दिखाता हूँ डियर स्टूडेंट्स। उसकी वेलोसिटी को हम किस तरह से ले सकते हैं, तो इस तरह से अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ डियर स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये जो एलिमेंट है इसकी वेलोसिटी इस परपेंडिकुलर के अबाउट होगी, क्योंकि वो गोल घूम रहा है ना बेसिकली ये एलिमेंट इस तरह से ऐसा गोल घूम रहा है, तो मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है वहाँ पर और इसकी वेलोसिटी को मैं बोल देता हूँ v। उस एलिमेंट की वेलोसिटी को मैं बोल देता हूँ v, जो कि रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं सिर्फ इस एलिमेंट की बात करूं तो ये एलिमेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो इस एलिमेंट के दोनों एंड्स के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो छोटा सा ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसको हम बोल सकते हैं, देखिए हमें तो पता है, पहले मैं आपके लिए बेसिक फार्मूला लिख देता हूँ। अभी बेसिक फार्मूला हमें पता है कि E=BLV, ये बेसिक फार्मूला हमें मालूम है। तो वही फार्मूला हम यहाँ लिखेंगे कि जो छोटा सा ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसके दोनों एंड्स के अक्रॉस, उस छोटे से एलिमेंट के दोनों एंड्स के अक्रॉस वो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो मूव कर रहा है, इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट इनटू वेलोसिटी ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो ये वो छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस आया वो जो उस एलिमेंट के दोनों एंड्स के अक्रॉस क्रिएट हो रहा है। अब हमें पूरे रॉड के दोनों एंड्स के अक्रॉस का जो ईएमएफ निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ द साइड्स। तो मैं इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स कर देता हूँ। अब देखिए डी का जो इंटीग्रेशन है वो तो ई बन जाएगा और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है यानी कांस्टेंट है, तो वो तो बाहर निकल जाएगा। अब ये जो v है, v को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये v एक्चुअली क्या है, v उस एलिमेंट की वेलोसिटी है। तो उस एलिमेंट की जो वेलोसिटी है, देखिए पहले तो मैं dr को एज इट इज़ लिख देता हूँ, और जो उस एलिमेंट की वेलोसिटी है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ उस एलिमेंट की वेलोसिटी को।
v इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि उसका जो रेडियस है वो r है उस एलिमेंट का, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से वो घूम रहा है। तो इस तरह से मैं उसको लिख सकता हूँ। और क्योंकि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर इसको हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट है, हम यहाँ देख चुके हैं कि ओमेगा इज़ कांस्टेंट। तो ये ओमेगा वाला जो टर्म है इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर उसको हमने बाहर निकाल लिया तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, b बाहर आ गया, ओमेगा बाहर आ गया, अंदर सिर्फ बचता है r इंटू डी आर। यहाँ कुछ नहीं, मतलब r का पावर क्या है 1 है, और ये r की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से l तक है डिस्टेंस। तो 0 से l तक हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, b और ओमेगा तो एज इट इज़ लिख देंगे, और ये हो जाएगा r²/2, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से l तक है। ठीक है, इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। अब अगर इसको हम लिखें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये सिंपली ऐसा हो जाएगा डिस्टेंस b ओमेगा l²/2। इसको आप सॉल्व करें तो अल्टीमेटली ये हमारा निकल के आ जाता है, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो वो दोनों रॉड के दोनों एंड्स के अक्रॉस वो रोटेटिंग जो बार है, बार बोलो या रॉड बोलो, बात तो एक ही है। तो जो रोटेटिंग रॉड है उसके दोनों एंड्स के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू होगी b ओमेगा l²/2, जहाँ l इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द बार। ठीक है, तो इसको एज ए शॉर्टकट फार्मूला भी आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, या चाहें तो आप ये छोटा सा जो डेरिवेशन है इसको ध्यान में रखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए और इसको यूज़ कीजिए। आप कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है फार्मूला के ऊपर कि बताइए इनमें से सही वैल्यू कौन सी है, सही फार्मूला कौन सा है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा। तो बेसिकली यहाँ पे इंटीग्रेट हमें क्यों करना पड़ गया, क्योंकि हर एलिमेंट की वेलोसिटी अलग अलग है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर वो जो एलिमेंट जो हमने चूज़ किया है, अगर ये एलिमेंट मैं यहाँ नहीं चूज़ करके यहाँ चूज़ करता तो उसका आर अलग हो जाता, तो उसकी वी की वैल्यू अलग हो जाती है। हमको पता है जितना हम एक्सिस के पास आएंगे वेलोसिटी वी जो है वो उतनी कम होगी, और जितना दूर जाएंगे वेलोसिटी वी उतनी ज़्यादा होगी। तो एलिमेंट कितने पास है या कितने दूर है उस पर वी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स हैं। तो बेसिकली ये जो वी था ये हमारा जो है वेरिएबल है, प्लस जो हमारा आर है वो भी वेरिएबल है, क्योंकि एलिमेंट अगर एलिमेंट को पास हम लेंगे तो उसका आर कम होगा, एलिमेंट को अगर थोड़ा दूर लेंगे तो उसका आर ज़्यादा होगा। तो वेरिएबल हैं यहाँ पे ये चीज़ें, इसीलिए हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल ईएमएफ निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ा, सारे ईएमएफ्स को ऐड करना पड़ा। हमने माना कि ये रॉड बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बना है, हर एलिमेंट का अपना कुछ ईएमएफ है, और सारे ईएमएफ आपस में ऐड कर रहे हैं इंटीग्रेशन के थ्रू, सच दैट हमको टोटल ईएमएफ वहाँ मिल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई बात नहीं समझ आई हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। आप पॉज करके डिफरेंस ये कॉपी कर लेंगे।